हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं इसकी स्टार्टिंग कर दी थी। एंड ये इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वाला जो आपका चैप्टर रहता है उसी का नेक्स्ट पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, और वो सारा पार्ट जो हमारा एक्ट में दे रखा है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स, राइट? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर ये आपका करंट अफेयर्स में कभी भी होता है तो इस पर से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यू मस्ट नो अबाउट इट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है, यही बताते हैं कि किस तरीके से हमें डेवलपमेंट करना है और मैनेजमेंट करना है, एस्टैब्लिशमेंट करना है हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। क्यों? ताकि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें और जो भी मैटर्स कनेक्टेड हैं एंड इंसिडेंटल है, राइट? तो यहाँ पर कुछ चीफ ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके एसईसी एक्ट के। सबसे पहले जो हमारे पास में इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये हमें एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करनी होती है। जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनके एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लेकर आना है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करना है। तो सेलिएंट फीचर्स हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के क्या है? सबसे पहले तो ना यहाँ पर एक ज्योग्राफिकली डिलिनिएटेड एरिया है। ज्योग्राफिकली डिलिनिएटेड एरिया मतलब हमने ना यहाँ पर ऐसा बोला कि ठीक है, ये पर्टिकुलर जोन ऑल्दो इंडिया में ही है, ठीक है, ये पूरी की पूरी टेरिटरी का ही, एक इंडियन टेरिटरी का ही हिस्सा है। बट अगर यहाँ से कोई भी सामान आप लेकर आ रहे हो इंडिया में, तो उसको हम एक्सपोर्ट कहलाएंगे। उसको हम यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिकली, डोमेस्टिक मार्केट कहलाएगा ये। तो बेसिकली एक तरीके से फिजिकल एरिया है जिसको डिमार्केट कर दिया, एक सेपरेट जोन बना दिया, जो कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से काफी डिफरेंट है। नाउ आई नो दिस इज नॉट द मैप ऑफ इंडिया, लेकिन मैं भी वो सारी चीजें बना सकती हूँ, बट अभी इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, उसके लिए मैंने बोल दिया। सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, तो सिंगल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो एक डेडिकेटेड अथॉरिटी होती है जो कि अपने खुद के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ काम कर रही होती है। तो एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ द जोन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि रेस्ट ऑफ द कंट्री से डिफरेंट रहते हैं यहाँ पर। ओके, क्यों? क्योंकि हमने बोला ना कि यहाँ पर तो आपकी टैक्सेशन या एक तो चेंज हो जाएगी, दूसरा यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रूल्स बनेंगे। तो बिजनेस एंड कमर्शियल बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, तो बिजनेसेस जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, उनको यहाँ पर कोई भी कस्टम ड्यूटीज उन गुड्स पर नहीं पे करनी है जो वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। तो आपको यहाँ पर हमने टैक्सेशन का बेनिफिट दे दिया, टैक्स ब्रेक्स दे दिए यहाँ पर। तो आपको इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस मिल जा रहे हैं, टैक्स रेट्स आपके कम हो जाते हैं। सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस की कोशिश की गई है कि भाई यहाँ पर कम रेगुलेशंस की जाए और रेस्ट ऑफ द कंट्री से, एंड इजियर बना दिया जाए बिजनेसेस के लिए कि वो किस तरह से ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा हमने ना इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लेकर आएंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जैसे रोड्स होनी चाहिए, पोर्ट्स होने चाहिए, एयरपोर्ट्स होने चाहिए, फोकस हमारा एक्सपोर्ट्स पर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम डिजाइन करेंगे कि प्रमोट करें एक्सपोर्ट्स को, सो दैट जो रिस्ट्रिक्शंस है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की सेल्स पर, वो हमारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करते हैं। एंड अगर यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेकिन हम डोमेस्टिक मार्केट के लिए लगाएंगे, ठीक है, कि ऐसा ना हो, वरना क्या होगा कि लोग बस इंडिया इंडिया में ही करते रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट्स को, रियल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है। ओके, चलो। अब एसईसीज जो है इंडिया में, उनको काफी सारी फैसिलिटीज और इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट टू डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, मेंटेनेंस हो रहा है एसईसी यूनिट्स का। इसके अलावा 100% इनकम टैक्स एग्जाम्पशन मिल जाता है अगर एक्सपोर्ट इनकम एसईसी यूनिट्स की है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, पहले 5 साल के लिए। 50% फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए होती है, और फिर 50% यहाँ पर फ्लो बैक एक्सपोर्ट प्रॉफिट जो है वो आपका फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसके बाद में एग्जामिशन आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टेट टैक्स, अब ये सब यहाँ पर जीएसटी के अंडर आ गया, जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, तो उससे भी एग्जामिशन मिल रहा था। इसके अलावा यहाँ पर जो अदर स्टेट की जो ड्यूटीज वगैरह होती हैं, उनसे भी आपको बचाया जाता है, ठीक है, उनको भी इम्पोज नहीं होने देते। सिंगल विंडो ऑपरेशन क्लियरेंस होता है फॉर अप्रूवल्स एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर देते हैं। Now, what are the type of special economic zones? Now, this is not very much famous in the world,
बट यहाँ पर आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, बिकॉज अभी कोई मोटा मोटा क्वेश्चन तो आपसे पूछता नहीं है, अभी सब लोग डेप्थ में जाकर ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो यू मस्ट नो अबाउट थिंग्स। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर सेइंग दैट जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ये यहाँ पर एक ब्रॉड अम्ब्रेला है जिसमें की डाइवर्स रेंज ऑफ सब कैटेगरीज आती है और स्पेसिफिक इकोनॉमिक गोल्स एंड एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग इनको टेलर किया गया है। मतलब अलग अलग तरह के यहाँ पर हमने जैसा नीड है वैसा जोन क्रिएट किया है, जैसे फ्री ट्रेड हो गए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग हो गए, फ्री इकोनॉमिक जोन्स हो गए, इंडस्ट्रियल स्टेट्स हो गए, फ्री पोर्ट्स हो गए, अर्बन एंटरप्राइज जोन्स हो गए। तो सबसे पहले फ्री ट्रेड जोन्स में क्या होता है, यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स है उस पर हमारा फोकस रहेगा। ड्यूटी फ्री ट्रेड, सिंप्लीफाइड कस्टम्स, फॉर एग्जाम्पल जेबल अली यूएई का है, हांगकांग चाइना का है, तो ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पर फ्री ट्रेड जोन्स है। तो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स, सिंप्लीफाइड कस्टम प्रोसीजर्स, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज के लिए। फिर आता है आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, तो यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दो चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो टैक्स ब्रेक्स देते हैं, रिलैक्स लेबर लॉज लेकर आते हैं, जैसे शेंजन का यहाँ पर आपका चाइना वाला आ जाता है, बटान आपका फिलीपाइंस का आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स ब्रेक्स, रिलैक्स लेबर रेगुलेशंस हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। फ्री इकोनॉमिक जोन, फ्री इकोनॉमिक जोन में हमारे पास ब्रॉड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। हमें यहाँ पर वेरियस इंडस्ट्रीज और एक्टिविटीज को एनकम्पास कर कर हमारे पास में ट्रेड या मैन्युफैक्चरिंग पर ही ध्यान देना है। तो की फीचर्स क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो टैक्स इंसेंटिव्स आपको मिल जाते हैं, जैसे टैक्स ब्रेक्स हो गए, सिंप्लीफाइड रेगुलेशन है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पर हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है और एक लिबरलाइज्ड बिजनेस एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हैनान फ्री ट्रेड पोर्ट आपका चाइना का हो गया, दुबई का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर हो गया, जैसे आईएफएससी इंडिया में है ना वैसा। इसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स, तो ये इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग होती है जहां पर हम शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो अट्रैक्ट करेंगे। और क्लस्टरिंग यहाँ पर इंडस्ट्रीज की होती है एक डेजिग्नेटेड एरिया में, तो डेवलप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर्ड फैसिलिटीज, सर्विसेज यहाँ पर बिजनेसेस के लिए, पोटेंशियल टैक्स बेनिफिट एंड सब्सिडीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। चाकान इंडस्ट्रियल एरिया इंडिया का और सुजू इंडस्ट्रियल पार्क आपका चाइना का। ओके, माइट भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ना प्रोनाउंसिएशन गलती किया है, तो उसके साथ एडजस्ट कर लेना। देन कम्स फ्री पोर्ट्स, फ्री पोर्ट्स यहाँ पर आपका क्या करते हैं, मैरीटाइम ट्रेड के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। ड्यूटी फ्री स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, सिंगापुर, हैम्बर्ग, जर्मनी, ये सब आपके यहाँ पर क्या है, ये सब आपके यहाँ पर फ्री पोर्ट्स है जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड और मैरीटाइम एक्टिविटीज जो है उसमें ड्यूटी फ्री स्टोरेज हो रहा है और वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग करेंगे। कस्टम रेगुलेशंस को बहुत ज्यादा रिलैक्स कर दिया, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एफिशिएंट रखते हैं। एंड अगर आप किसी सिंगापुरियन से कभी भी मिले होंगे या कभी आपने इस बिजनेस के बारे में बात की होगी, दे विल गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड व्हेन इट कम्स टू इंडियन पोर्ट्स, बिकॉज इंडियन पोर्ट्स में ना यही चीजें इतनी भयानक तरीके से खराब सिचुएशन में है कि कोई भी यहाँ पर इंडिया में आकर अपना सामान भेजना, उसको मैनेज करने में इरिटेट हो जाएगा बहुत बुरा वाला। तो इंडिया को ना इस चीज पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देन यहाँ पर आता है अर्बन एंटरप्राइज जोन, तो फोकस हम कर रहे हैं कि किस तरीके से रिवाइटलाइज करेंगे अर्बन एरियाज को, तो जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज अर्बन एरियाज हैं उनको रिवाइटलाइज करना है। इंडिया में अगर मैं बात करूँ ना, हमें शायद कोलकाता को करना चाहिए, दिस इज गोइंग वेरी बैकवर्ड। तो यहाँ पर टारगेटेड, नो ऑफेंस टू वेस्ट बंगाल पीपल, बट डेफिनेटली जितनी बड़ी मेट्रो सिटी है वी नीड सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट ओवर देयर एज वेल, जो कि डेफिनेटली नहीं हो रहा है, ऑल्दो देयर आर मैनी अदर सिटीज लाइक पटना इज देयर। ओके, तो यहाँ पर एटलीस्ट हमारी जो इंडिया है इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज द रूलिंग गवर्नमेंट, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जितनी भी कैपिटल्स हैं स्टेट्स की एंड अवर कैपिटल दिल्ली, ये एटलीस्ट क्लीन हो, हाइजीनिक एरिया में हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो भी रही है तो सस्टेनेबल वे में हो, फॉरेस्ट एरियाज भी वहां पर हो, ताकि यहाँ पर चीजें एक बैलेंस्ड अप्रोच में जाए, ना कि वो एक गेस्ट हाउस चैम्बर बन जाए या फिर एक कूड़े का ढेर बनकर रह जाए, राइट। तो यहाँ पर अपन देखते हैं दिल्ली में इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं, गुड़गांव की तरफ जाकर बन जाते हैं, गुड़गांव में इतना बुरा आपका सीवेज सिस्टम हो गया है। तो ऑल दिस थिंग्स टेल अस कि भाई हमारे इंडिया का हाल क्या हो रखा है अभी। तो यहाँ पर टारगेटेड टैक्स ब्रेक्स है, रिलैक्स रेगुलेशंस होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है इसमें हमें बिजनेसेस को अट्रैक्ट करना है और जॉब्स क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैम्डेम यार्ड्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आता है आपका बाल्टीमोर यूएसए का, हार्लेम इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन आता है आपका न्यूयॉर्क सिटी यूएसए का। अब चैलेंजेस क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के साथ में, सबसे पहले तो ग्लोबल कंपटीशन देखा जाता है, तो एशियन कंट्रीज जो है
अब ये यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिवली एफडीआई अट्रैक्ट करने लग गई है। अब जैसे हम देखें वियतनाम है, फिलीपाइंस भी अभी काफी अच्छा परफॉर्म करने लग गया है, ठीक है। साउथ कोरिया यूसी, देन यूसी सिंगापुर आपको देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बहुत बेटर परफॉर्म कर रही हैं। हम लोग देख रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वहां पर उतना सक्सेसफुल नहीं आया जितना उनके काउंटर पार्ट्स जो हैं बाकी कंट्रीज में, वहां पर एफडीआई आया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई है। तो एशियन कंट्रीज ने अपने लॉज को ट्वीक किया, चेंज किया और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन एसईजीज। इसके बाद में लिमिटेड एक्सपोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो एसईजीज जो है वो यहाँ पर आपके केवल 30% इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का हिस्सा बनते हैं, जबकि चाइना में यही नंबर 60% है। चैलेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नाउ देयर 60% और अवर 30%। अगर हमारा भी 60% हो तो भी कितना बड़ा डिफरेंस होगा, राइट। देन चैलेंजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग को कहीं ना कहीं बॉल्स्टर नहीं कर पा रहे, फॉस्टर नहीं कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पर केवल और केवल आईटी एसईजीज हैं जो कि सक्सेसफुल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मोर देन 60% जो एसईजीज हैं वो आपके आईटी या आईटीईएस सेक्टर से ही रिलेटेड है। इसके अलावा हमने देखा कि डिसमल परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है मैन्युफैक्चरिंग जो है आपके इंडिया में, वहां पर वो बिलो पार चल रही है क्योंकि पुअर लिंकेज हो रहा है विद द रेस्ट ऑफ इकोनॉमी। अंडर यूटिलाइजेशन देखा गया है एरिया का, तो जो लैंड प्रोवाइड की गई है केवल नियरली 50% जो है वो अभी भी आपकी अनयूज्ड रहती है क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स डाल दिए गए हैं। डिस्पैरिटी हो गई है स्टेट्स के बीच में, तो मेजोरिटी जो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो कोस्टल एरियाज में ही है, जबकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, तो एक मिनिमम नंबर ऑफ एसईजीज यहाँ पर है और बहुत ही लो एफडीआई है। अभी आप देख लें बिहार का सिचुएशन क्या से क्या हो चुका है। एक स्टेट जो हमारे एंशिएंट इंडिया में इतना रेलिवेंट था टू डेट, अगर हम सिचुएशन देखें तो फिर यहाँ पर एफडीआई आएगा क्यों, राइट। आपको पैसा देगा कोई क्यों, ये भी तो रीजन देखेंगे ना। अब इसके बाद में बैरियर्स आपके आ रहे हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। तो बहुत ज्यादा स्टेट जो है वो आपके स्टेट लॉज के साथ में सिंक्ड ही नहीं है विद द सेंट्रल एसईजी एक्ट। तो स्टेट की लॉज अलग जा रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जो सेंट्रल एक्ट है वो अलग जा रहा है, तो अगेन डिलेड अप्रूवल्स देखे जाएंगे। फिर अनफेवरेबल टैक्स रिजीम हमने देखी है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी है हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज में, स्पेसिफिकली जो टैक्स है जैसे कि विड्रॉ हमने कर लिया यहाँ पर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया है हमने, इसके बेनिफिट्स दे रहे हैं हम इनको, इंट्रोडक्शन किया गया है सनसेट क्लॉज का। तो यहाँ पर काफी ज्यादा अनफेवरेबल सी टैक्स रिजीम है, कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर नहीं है, गवर्नेंस बहुत वीक है, रोबस्ट पॉलिसी डिजाइन की जरूरत है, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग की जरूरत है जो कि अभी तक यहाँ पर हो नहीं पा रही है और जियोपार्डाइज कर रही है इंडिया के एफर्ट्स टू इंडस्ट्रियलाइज थ्रू एसईजीज। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेजर्स की कि किस तरह से हम रिवैम्प कर सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को। तो यहाँ पर ना अलग अलग यहाँ कमिटीज वगैरह बैठती हैं। तो आई बाबा कल्याणी कमेटी जो कि आई आपकी 2018 में। अब ये बाबा कल्याणी कमेटी बोलती है कि आपने काम करो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को पहले तो रीब्रांडिंग कर दो, इनका नाम बदल दो, क्या कर दो, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एनक्लेव्स कर दो, दैट इज 3 E's, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि नहीं ना, एक काम करो आप यहाँ पर जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है इसको अगर फोकस करो कि इसको कैसे भी बूस्ट करना है और इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर लेकर आनी है। इसके बाद में इन्होंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की अलग अलग रूल्स बनाकर लेकर आओ, एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पोर्टल रखो ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस कर पाओगे। ये जो सनसेट क्लॉज है इसको भी थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड करो, कुछ ही सेक्टर्स में मत प्रोवाइड करो। इसके बाद में यूनिफाइड रेगुलेटर लेकर आओ, जो आईएफएससी हमारा बना है ना वो इसी वजह से बना है। इसके बाद में आर्बिट्रेशन बेस्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की भी इन्होंने बात की। एक बार इसको थियरी पढ़ लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया बाबा कल्याणी कमेटी ताकि हम एग्जिस्टिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें हमें स्ट्रैटेजिक पॉलिसी मेजर्स अडॉप्ट करने हैं। अब रिकमेंडेशंस यहाँ पर कैसे आई थी, तो रीनेम करने के लिए बोला गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एज 3 E's, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एनक्लेव। फ्रेमवर्क यहाँ पर शिफ्ट किया गया फ्रॉम एक्सपोर्ट ग्रोथ से लेकर ब्रॉड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ। सेपरेट रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए गए मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो था उसको भी हमने एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू बोला कि न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए लेकर आओ। सनसेट क्लॉज को एक्सटेंड करो, रिटेन करो यहाँ पर टैक्स या ड्यूटी बेनिफिट जो भी हैं। यूनिफाइड रेगुलेटर लेकर आओ आईएफएससी के लिए,
और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यहाँ पर आर्बिट्रेशन एंड कमर्शियल कोर्ट्स के थ्रू करो, ठीक है। सीधे ऐसा नहीं कि क्रिमिनल कोर्ट में इसको डाल दो, या सिविल कोर्ट भी आपको पता है कितना फास्ट डिसीजन दे रहे हैं इंडिया में, तो वो सब चीजें मत करो। नेक्स्ट जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स बिल 2022। अब यहाँ पर हमने देखा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हटाने के लिए इस एक मॉडल को हम लेकर आए थे, ताकि यहाँ पर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एक डेवलपमेंट हब के नाम से जाने और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दोनों ही यूनिट्स को क्रिएट करें, ठीक है। तो ये एक आउटकम था, रिकमेंडेशन जो हमें आई थी बाबा कल्याणी कमेटी से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अच्छा ये ध्यान रखना, अभी ये बिल की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर ये एक्ट नहीं बना था, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पर अब क्या बातें की गई वो देख लेते हैं एक बार थ्योरी पार्ट। तो इन्होंने बोला कि भाई रिप्लेस करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को, एंड यहाँ पर ज्यादा इंक्लूसिव इकोनॉमिक हब्स बनाएंगे, रीनेम करेंगे इनको, हमारे जो एसईसीज हैं इनको डेवलपमेंट हब्स, एंड फैसिलिटेट करेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दोनों होनी चाहिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी तो ले सकते हैं। कंबाइन करो जो रोल है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। इसके बाद में उन्होंने बोला कि एक ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल लेकर आओ, जैसा हमने यहाँ पर देखा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बोला है ना, एक इंटीग्रेटेड पोर्टल लेकर आओ न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि यहाँ पर टाइम बाउंड अप्रूवल्स हो, स्टैब्लिश हो एंड ऑपरेट हो हमारे हब्स। एक लार्जर रोल आए स्टेट बोर्ड्स का, ताकि यहाँ पर ओवरसी की जाए कि भाई कैसी फंक्शनिंग चल रही है इन डेवलपमेंट हब्स की। क्या थे डेवलपमेंट हब्स यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। साथ में पार्शियल डी नोटिफिकेशन की बात की इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, ताकि जो 50% एरिया यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको हम अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यूज कर पाए। इसके बाद में इन्होंने बात की पॉलिसी एंड रेगुलेटरी चेंजेस की। तो इन्होंने बोला कि जो रिस्ट्रिक्शंस आपने डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर लगा रखे हैं, ठीक है, तो अलाउ करो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स को कि एक पोर्शन अपने प्रोडक्ट्स का डोमेस्टिक मार्केट में भी वो सेल कर पाए, ताकि डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बूस्ट हो। अब हो सकता है ना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अभी डोमेस्टिक मार्केट में बेच लो थोड़ा टाइम के लिए, कम से कम आप प्रॉफिटेबल तो रहोगे। इसके अलावा अप्रूवल प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया गया, जो प्रोसीजर्स थे जैसे कि लाइसेंसेस ऑब्टेन करने हैं, परमिट्स लेनी है, क्लियरेंसेस लेने हैं, तो बोला इसको स्ट्रीमलाइन करो। ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते रहता है ना, आपको पता ही है ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते क्यों हैं और क्या मेन रीजन है ना, इसको आउटराइटली एक्सप्लिसिटली बोलने की जरूरत तो नहीं है। तो उन्होंने वही बोला कि भाई इसको थोड़ा कम करो। उसके बाद में डी नोटिफिकेशन नॉर्म्स जो है इन्हें ईज करो। यहाँ पर जो अंडर परफॉर्मिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं या यूनिट्स हैं, उनको बोलो कि ठीक है भाई तुम स्कीम से यहाँ पर एग्जिट ले लो, री इंटीग्रेट कर लो खुद को डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ में। एंड यहाँ पर हार्मोनाइज करने के लिए बोला गया ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिसेस को। बोले कि भाई देखो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं ये हमें ग्लोबल ट्रेड के लिए चाहिए, ना कि डोमेस्टिक ट्रेड के लिए। तो जो ग्लोबल ट्रेड में यहाँ पर चीजें हो रही है, जैसे हमने देखा कि एशियन कंट्रीज तो अपने यहाँ सारे रूल्स को रेगुलेशंस को ट्वीक करे, तो तुम भी तो करोगे। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स को फॉलो करो और एनहांस करो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को। साथ में क्लस्टर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बोला कि क्लस्टर्स बनाओ, यहाँ पर इंडस्ट्री क्लस्टर्स बनाओ अपने ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का भी बना दिया, साथ में सर्विसेज का भी बना दिया, साथ में यहाँ पर कोई भी हो सकता है आपने हैवी इंडस्ट्रीज का बना दिया, ताकि सिनर्जीज बने और आप स्पेशलाइज टैलेंट्स को अट्रैक्ट कर पाओ। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने इंसेंटिव रिफॉर्म्स की बात की। तो इन्होंने बोला कि डाइवर्सिफाई करना है, ये जो हमारा इंसेंटिव टैक्स ब्रेक्स में मिल रहा है ना, बस टैक्स ब्रेक्स में सारे इंसेंटिव्स मत प्रोवाइड करो, थोड़ा सा इसकी रेंज बढ़ाओ। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए दे सकते हो, फाइनेंस की एक्सेस के लिए दे सकते हो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर जरूरी तो नहीं है ना सारा पैसा आप टैक्स में ही कम कर दोगे, हो सकता है कुछ यहाँ पर फंड्स वगैरह आप यूज कर रहे हो ताकि स्किल डेवलपमेंट करा दो लोगों की। साथ में इन्होंने बोला कि जो इंसेंटिव बेस्ड परफॉर्मेंस है उसको टारगेट करो। तो जो इंसेंटिव्स हैं वो कैसे होने चाहिए, कितनी एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है पर्टिकुलर फर्म की, कितना जॉब क्रिएट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कितने लेकर आए हैं, एंड अकॉर्डिंगली इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो। फेज विड्रॉल करो, ये जो सनसेट क्लॉज आप लेकर आए हो। अच्छा, ये सनसेट क्लॉज आपको पता है क्या होता है? बेसिकली ना ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को कि हम पीरियोडिकली इन्हें रिव्यू करते रहे, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लॉ को या कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को ना एक पर्टिकुलर डेट देते हैं कि इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। अब वो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इनको पीरियोडिकली रिव्यू करते रहे और जो भी चेंजेस करने हैं वो हम कर लें। तो एक एक्सपायरेशन डेट दे देते हैं, इसमें रिन्यूअल की जरूरत होती है, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाता है। एंड यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव इनर्शिया है उसको हम पीरियोडिकली क्या कर रहे हैं,
एक तो उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, साथ में हम उसको रिवैल्यूएट करते रहते हैं। ओके, तो उन्होंने बोला कि जो आप थोड़ा सा ना रिड्यूस करो या एलिमिनेट करो इन टैक्स बेनिफिट्स को आफ्टर एन इनिशियल पीरियड। जैसे हमने 5 साल में पहले क्या कर रहे थे, कोई टैक्सेस नहीं देने, फिर 50% टैक्स देने हैं, फिर उसके बाद में हमने बोला कि जो 50% टैक्स रहेंगे ये फ्लो बैक आपके जो बेनिफिट्स हैं, टैक्स बेनिफिट्स उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करो, ये छोटे छोटे टाइम में तो चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी बताना है ना हमें। फिर फोकस करने के लिए बोला गया स्पेसिफिक सेक्टर्स पर, तो यहाँ पर टारगेटेड इंसेंटिव दिए अगर इंडस्ट्रीज जो है वो नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज के साथ में अलाइन कर रही है। जैसे आप कुछ हाई टेक्नोलॉजी का लेकर आओ, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग करो। इसके बाद में बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी में ये बोलते हैं कि जो आपका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको अब अपग्रेड करने की बहुत जरूरत है। ये बाबा आजम के जमाने का है आपके पास में। तो लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट्स, डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सबको यहाँ पर अपग्रेड कर कर लेकर आओ। ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए यहाँ पर, ताकि जो एसईसीज है, ठीक है, इनके विद इन भी यहाँ पर आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो इम्प्रूव हो। साथ में ये बोलते हैं कि आप ना मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करो। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पता ही है, हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवे सब हमारे कनेक्टेड होने चाहिए। तो फैसिलिटेट करो सीमलेस मूवमेंट्स हो हमारे गुड्स का और लोगों का एसईजीज के बीच में और डोमेस्टिक मार्केट्स में। साथ में हमें स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना है, तो स्मार्ट सोल्यूशंस लेकर आओ। कैसे एनर्जी मैनेजमेंट करोगे, कैसे वेस्ट डिस्पोजल करोगे, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है विद इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। फिर इन्होंने बोला अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होते हैं कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ट्रांसपेरेंट बनाओ, सिंगल विंडो ऑपरेशंस लेकर आओ, ट्रिपल पी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बोलते हैं कि क्लियर और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर लेकर आनी है, स्ट्रेंथन करना है गवर्नेंस को, ताकि अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को इंश्योर करो। फिर यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए सभी अप्रूवल्स के लिए और क्लियरेंसेस के लिए, ताकि हम अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करें। फिर यहाँ पर ट्रिपल पी हमारा जो है इसे प्रमोट करना, एनकरेज करेंगे कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी। फिर बात की गई कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो इक्विप करेंगे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटीज को, स्टेक होल्डर्स को स्किल्स एंड नॉलेज के साथ में, ताकि मैनेज एंड प्रमोट करें जोन्स को इफेक्टिवली। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। तो हमने यहाँ पर बोला कि भाई देखो, हमारे पास में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई 2011 कि मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है ना जीडीपी में, उसे हमें 25% तक बढ़ाना है और 100 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करना है, ठीक है। तो एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग का वो जीडीपी में 25% होना चाहिए एक डिकेड के अंडर विद इन 10 years, और क्रिएट करने हैं हमें 100 मिलियन जोन्स। फिर जो निम्स थे ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए ताकि हम इसे अचीव कर पाए। अब यहाँ पर इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने क्या किया, निम्स को इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बनाया। टाउनशिप्स क्या होती है, बेसिकली एक फैक्ट्री है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक प्रॉपर अच्छी सी हम क्या बनाते हैं, कॉलोनीज वगैरह बना देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि वहीं पर वर्कर्स रह रहे होते हैं और उनको सारा काम वगैरह वहीं पर हो जाता है। तो क्लीन एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी दी जाती है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड यूज यहाँ पर हमें करना है ऑन द बेसिस ऑफ जोनिंग, क्लीन एंड एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, नेसेसरी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज। इसके बाद में उन्होंने बोला कि एटलीस्ट जो 30% आपका लैंड एरिया है उसको हमें निम्स में लेकर आना है, ताकि हम इनको यूज कर पाए हमारे लोकेशन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के। अब जो जोन्स यहाँ पर हमारे रहेंगे वो रहेंगे जिसमें कि इनफर्टाइल लैंड है, मतलब एग्रीकल्चर हमारा अफेक्ट नहीं होना चाहिए, फॉरेस्ट काटने की जरूरत नहीं पड़ रही है। रेदर हम यहाँ पर वेस्ट इनफर्टाइल लैंड जो है, जो कि कल्टीवेशन के लिए सूटेबल ही नहीं है, उसे यूज करेंगे। इन द विसिनिटी की यहाँ पर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया भी होता है, तो रीजनेबल एक्सेस होनी चाहिए बेसिक रिसोर्सेज की। इसके बाद में जब फाइनल अप्रूवल मिला तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो निम्स हैं उनको हम स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, डिक्लेयर करेंगी एज इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स अंडर आर्टिकल 24301C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो निम्स को यहाँ पर नोटिफाई करेंगी। अब निम्स जो है इनको प्रपोज किया गया कि एक यहाँ पर जो लैंड एरिया इनका रहेगा कम से कम 5000 हेक्टेयर्स करेगा,
एंड यहाँ पर बोला गया कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्सटर्नल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेज प्रोवाइड करेंगी, जैसे कि यहाँ पर रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, टेलीकॉम, ये सब चीजें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी टाइम बाउंड मैनर में। साथ में वायबिलिटी गैप फंडिंग भी इनको प्रोवाइड करनी है अगर जरूरत पड़ती है। स्टेट गवर्नमेंट को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो बनाना होगा, ताकि जो भी पॉलिसी में हमारे फंक्शंस बोले गए हैं उन्हें ये डिस्चार्ज करे। एक प्रॉपर यहाँ पर तरीके से काम होना चाहिए। एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से जोन को डेवलप करना है, फिर एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे सेल्फ रेगुलेशन के लिए, और यहाँ पर जो पर्पस है पॉलिसी का उसे सर्व किया जाएगा। एंड डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, इसी को यहाँ पर नोडल जोन बनाया गया निम्स का। तो अब यहाँ पर निम्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या डिफरेंस है वो हमें समझना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी उसमें हमें कोलैबोरेशन लेना था लोकल गवर्नमेंट का। यहाँ पर हम एक्सपोर्ट्स को एडवांस कर रहे थे, ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंडर आता था। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 एक्ट के अंडर आता था। यहाँ पर एरिया मिनिमम 5000 हेक्टेयर होना चाहिए। यहाँ पर ये 10 से 5000 हेक्टेयर था, ठीक है, ये मिनिमम एरिया है, एटलीस्ट बोला था। याद रखना, इनकम टैक्स एग्जाम्पशन की बात करें तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इनकम टैक्स एग्जाम्पशन मिल रहा था। यहाँ पर 100% 5 साल के लिए, फिर 50% नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। एंड ईआईए की बात करें यहाँ पर, तो ये आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो, ये स्टेट गवर्नमेंट कर रहे थे, यहाँ पर प्रोजेक्ट डेवलपर कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आती है आपकी एक और पॉलिसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। हमारा देश जितना तेज पॉलिसीज बनाता है, अगर उतना ही एफिशिएंट वे में इन्हें इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना, इतनी ही एफिशिएंटली यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो है उन्हें खत्म करना शुरू कर दे, तो शायद हम कहीं से कहीं पहुंचेंगे, बट यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। चलो, in order to bring about a quantitative and qualitative change, और जो हमें नेसेसरी इम्प्यूटस देने हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, डिपार्टमेंट यहाँ पर नोटिफाई कर चुका था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में, जिसमें हमने बोला कि भाई हमारा जो जीडीपी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 25% हो जाना चाहिए 10 साल के अंदर अंदर, और 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर देनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस लाएंगे, मतलब नंबर्स में भी चेंजेस दिखने चाहिए और क्वालिटी में भी। ऐसा नहीं कि नंबर्स तो बहुत हाई दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपकी क्वालिटी नहीं आ रही, जैसे जॉबलेस ग्रोथ होती है। तो ये इन्होंने बोला चलो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जो है वो हमें 12 से 14% करनी है मीडियम टर्म में, ताकि इसको इंजन ऑफ ग्रोथ बनाया जाए इकोनॉमी का। इसके बाद में उन्होंने बोला कि 2 to 4% यहाँ पर हम डिफरेंशियल जो है ओवर द मीडियम टर्म ग्रोथ रेट ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी ये प्रोवाइड करेंगे, ताकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एटलीस्ट 25% नेशनल जीडीपी का 2022 तक दे पाए। अब यहाँ पर जो रेट था जॉब क्रिएशन का इन मैन्युफैक्चरिंग, इसको हमें 100 मिलियन एडिशनल करना था, मतलब जितनी जॉब्स है उसमें 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स क्रिएट हमारी यही निम्स के अंडर होनी चाहिए, एनएमसी के अंडर, एनएमपी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंडर थ्रू निम्स होनी चाहिए। क्रिएशन करनी थी अप्रोप्रिएट स्किल सेट्स की हमारे रूरल माइग्रेंट्स और अर्बन पुअर के बीच में, ताकि हम ग्रोथ को एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव बनाए। यहाँ पर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होनी चाहिए और टेक्नोलॉजिकल डेप्थ होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना रहे हो, आप यहाँ पर वो चीजें बना रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट्स आपको क्रिएट करनी है, डिमांड क्रिएट करनी है। और डिमांड कैसे क्रिएट होती है, जैसे यहाँ पर आप बेटर सॉफ्टवेयर देते हो, है ना, तो यहाँ पर डिमांड क्रिएट होती है उन सॉफ्टवेयर की। ऐसे ही नई टेक्नोलॉजी के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करो। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इनहांस करना था इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, अब वो पॉलिसी सपोर्ट से ही हो सकता है। सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर ग्रोथ की होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें एनवायरमेंट का ख्याल रखना है, एनर्जी एफिशिएंसी, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है नेचुरल रिसोर्सेज का, रिस्टोरेशन करना है जो भी डैमेज या फिर डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स हैं। तो यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री वर्टिकल्स थे जिसमें कि बोला गया कि इसको हम स्पेशल अटेंशन देंगे। तो जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं, टेक्सटाइल, लेदर, राइट, तो यहाँ पर टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर एंड फुटवेयर, जेम्स, ज्वेलरी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इनको बोला गया कि एडिक्वेट सपोर्ट देंगे, ताकि स्ट्रेंथन करेंगे एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को और जॉब क्रिएशन कर लेकर आएंगे। फिर बात की गई कि भाई हमें ना कैपिटल गुड्स के ऊपर भी ध्यान देना है, तो बोला कि भाई मशीन टूल्स, हैवी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इन सब के ऊपर एक स्पेशल फोकस रहेगा यहाँ पर। तो एक रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नेसेसिटेट कर रही है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड हमारे कैपिटल गुड्स के लिए। फिर बोले इंडस्ट्रीज जहां पर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस होना चाहिए, जैसे एरोस्पेस हो गया, या फिर आपका डिफेंस हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, आईटी हार्डवेयर हो गया,
तो बोले इंडिया को एक मेजर फोर्स बनाना है यहाँ पर हमें इन कुछ सेक्टर्स में, इवन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। तो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए भी बोला गया, डिफेंस के लिए, सोलार के लिए, शिपिंग के लिए, एरोस्पेस के लिए, आईटी हार्डवेयर के लिए। तो मिशन मोड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमने कॉन्सेप्चुलाइज किए हैं इन सभी सेक्टर्स में। फिर आता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो एसएमई सेक्टर को बोला गया कि भाई आपको ना आप यहाँ पर अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो स्ट्रेंथन करना है आउटपुट, आपके आउटपुट को भी और आपके एक्सपोर्ट्स को भी। तो एसएमई सेक्टर जो है वो अभी 45% जो है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में उस टाइम पर दे रहा था, 40% यहाँ पर आपका टोटल एक्सपोर्ट्स में, एंड ऑफर कर रहा था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोग अपने खुद के बिजनेस खोल रहे थे, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे थे, और जॉब्स के लिए भी अक्रॉस डाइवर्स ज्योग्राफीज। तो एक हेल्दी रेट यहाँ पर ग्रोथ का जो है वो हमें इंश्योर करना था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हमारे एसएमईज का, ठीक है, ताकि यहाँ पर हमारे पास में नेशनल इकोनॉमी जो है उसकी भी ग्रोथ हो बाय पॉलिसी इंटरवेंशन करके। फिर बात की गई पब्लिक सेक्टर की, जैसे डिफेंस में, एनर्जी में, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं आपकी डिफेंस, एनर्जी, इन सब से रिलेटेड, इनका एक मेजर रोल होता है ग्रोथ में हमारे मैन्युफैक्चरिंग और नेशनल इकोनॉमी के। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि अभी अंडर फॉर्मुलेशन है, इसके बारे में बात करते हैं। अब ये पॉलिसी जो है इसने जो भी चीजें प्रपोज करनी थी वो तो 2023 में प्रपोज कर कर खत्म कर दी, ठीक है, लेकिन क्या ये अप्लाई हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग पॉलिसीज के बारे में पढ़ा। देन यहाँ पर आता है आपका डीपीआईआईटी के अंडर क्या आपका एक नया प्रोसेस, जिसमें एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी मई 2017 में हमने इनिशिएट की, खत्म नहीं किया है वो, खत्म हमारी जो रूल्स थे वो 2023 में हमारे आ गए थे प्रपोज चीजें, लेकिन हमने स्टार्ट इसको 2017 में किया था। तो यहाँ पर हमारे डीपीआईआईटी ने इसको ड्राफ्ट किया ताकि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, और अलाइन करेंगे इसको मेक इन इंडिया के साथ में। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो सबट्यून कर लेगी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को। एक कंसल्टेटिव अप्रोच यहाँ पर ली गई है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन 6 थीमेटिक एरियाज थे। अच्छा, दिसंबर 2023 में आया था, जहां तक ये आया था पूरा प्रपोज्ड। तो ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। लेट अस सी कि कब ये बीइंग में आएगा, कब इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड नाउ यू कैन सी दैट इम्प्लीमेंटेशन इज स्टिल सच अ हर्डल इन अवर कंट्री। तो 6 एरियाज कौन कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंड एमएसएमई, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड फिस्कल पॉलिसी, स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी फॉर द फ्यूचर। तो यहाँ पर हमें इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था, प्रमोट करते मेक इन इंडिया को, इनकॉर्पोरेट करना था यूज ऑफ मॉडर्न स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, जैसे हमें यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इनको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में यूज करना था, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बस इतना ही है, इसके अलावा ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं इस पॉलिसी के अंडर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कुछ चीजें इन्होंने प्रपोज की हैं, जब तक फाइनल नहीं होगी तब तक आई डोंट थिंक कि एग्जाम में भी आएगा। आपकी किस्मत अच्छी रही तो अभी फाइनल हो जाएगा, है ना। चलो आज के लिए बस इतना ही है। रेस्ट अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट में मतलब पूछ लिया करो थोड़ा सा भी। मुझे अच्छा लगता है अगर आपके कोई डाउट्स हैं, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड है, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो एग्जाम के सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। आपकी स्ट्रेटेजी, आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती रिप्लाई करने में। बाकी यहाँ पर वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट सब्सक्राइबिंग। मेरी 67% ऐसी ऑडियंस है जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं, एंड देन आल्सो दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। एंड यहाँ से ना मुझे मतलब एक यूट्यूब का जो डेटा आता है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से बहुत अच्छा टाइम भी ये लोग अपने चैनल पर पास करते हैं, मतलब अच्छे से वीडियोस वगैरह देखते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। तो गाइज एटलीस्ट डू सब्सक्राइब। मुझे पता रहता है कि कितने स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो भी मुझे इन चीजों से जनरेट होता है। एंड दिस इज समथिंग मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ। ओके, नंबर्स आर थिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेफिनेटली जनरेट होता है। ओके, चलो बाकी अपन मिलते हैं। एंड अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। सर ने यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पोस्ट करना शुरू कर दिया। कोर्सेज खरीदे या नहीं खरीदे वो मैटर नहीं करता, कम से कम प्रिपरेशन अच्छे से करो। तो यहाँ पर अपने लिए ना सॉल्यूशंस वगैरह लिख लिया करो, ठीक है। चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।